एक 80-85 वर्ष के वृद्ध माली को आम की पौध रोपते हुए देखकर एक युवक ने उत्सुकतावश पूछा, बाबा, आप इतने प्रेम से जो ये पौधा लगा रहे हैं, आपके जीवन काल में तो फलेगा नहीं, फिर ये व्यर्थ मेहनत आप क्यों कर रहे हैं? वृद्ध माली ने उसी तन्मयता से अपना काम जारी रखते हुए कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन काल में जो फल खाए वो अधिकांश दूसरों के लगाए हुए वृक्ष के थे, तो फिर आने वाली पीढ़ी के लिए नए वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी मेरी ही तो है। आने वाली पीढ़ी के प्रति हमें अपने कर्तव्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमें सोचना होगा कि प्राकृतिक वैभव, सांस्कृतिक धरोहर, संस्कारों और संसाधनों का जो समृद्ध भंडार हमें हमारे पूर्वजों ने सौंपा, जिसका हमने जीवन भर उपभोग किया, क्या उस भंडार की अभिवृद्धि में हमने कुछ योगदान दिया है? सिर्फ खर्च करते चले जाने से तो कुबेर का खजाना भी एक दिन खाली हो जाएगा। यह भंडार इसी तरह समृद्ध रहे और आने वाली पीढ़ियां इसी तरह इनका लाभ ले सकें। इसके लिए आवश्यक है कि हम जितना और जैसा इस भंडार से लें, समर्थ होने पर अधिक न कर सकें तो कम से कम उतना तो इस भंडार में जोड़ ही जाएं, जिससे यह अक्षय अक्षत बना रहे। सोचिए कि आप इस भंडार को क्या, कितना और किस प्रकार दे सकते हैं। जो आपका कार्यक्षेत्र है, क्या उसमें आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां उसे आपके योगदान स्वरूप पाकर आपको और सिर्फ आपको याद कर सकें। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। आप देख रहे हैं धरती धोरारी और शो के ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये वो कार्यक्रम है जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे देश और प्रदेश की जानी मानी हस्तियों से जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज आप एक बेहद ख़ास मेहमान से मुलाकात करेंगे और उनका अभिवादन करने से पहले मैं उनकी शान में दुष्यंत कुमार साहब की एक गज़ल है, उसके 2 अशार अर्ज़ करना चाहूँगी कि ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीक़ा भी निकालो यारो, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमारे जो आज के ख़ास मेहमान हैं वो इन पंक्तियों को पूरी तरह से साबित करते हैं। आप अपने लेखन, अभिनय, निर्देशन, प्रशिक्षण और कविताओं के माध्यम से पिछले 30 बरसों से समाज में जागरूकता फैलाने का, लोगों में नवचेतना का संचार करने का और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का, उनके निवारण के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं राजस्थान के जाने माने साहित्यकार और रंगकर्मी जनाब सतीश आचार्य जी का। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान धरती धोरारी कार्यक्रम में। हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और उन सभी दर्शकों का जो डीडी राजस्थान से धरती धोरारी देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सतीश जी, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। समाज में जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने के लिए आप तत्पर हैं और लगातार 30 बरसों से ये जर्नी जो है, ये यात्रा सतत रूप से चल रही है और इसी तरह से जारी भी है। तो हम आपके सफ़र की शुरुआत में आपको ले जाना चाहेंगे ताकि दर्शकों को आप के बारे में और भी कुछ जानने का मौका मिले अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल थिंग्स। तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कहाँ आपका जन्म हुआ? वैसे तो आप राजस्थान के ही हैं। जी। कहाँ जन्मे, पालन पोषण और घर में कैसा माहौल था? अनामिका जी, मेरा जन्म बांसवाड़ा ज़िले के एक छोटे से गांव छींच में हुआ जो बागीदोरा तहसील में पड़ता है जी। और वैसे भी मेरे गांव को ब्रह्मा जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। अरे वाह। और घर के वातावरण की बात करते हैं तो घर में माता श्री हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी, तो गीत भजन का वातावरण चलता था। गांव में भी हमेशा कीर्तन का वातावरण रहता। कुल मिला के इस तरह का वातावरण चलता था कि हमें बचपन से ही ये गीत हैं, लोरियां हैं, भजन हैं, उनके बारे में जानकारी होती थी। मतलब धार्मिक भी माहौल था, सांस्कृतिक भी था जी, और लोक कलाएं जो थी वो आपके गांव में लोग सहेज करके रख रहे थे। अच्छा, आप शायद तकरीबन 13-14 साल के थे, किशोरावस्था में थे जब आपने पहली बार किसी नाटक में अभिनय किया था। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय का ये वातावरण था कि
जो प्रत्येक स्कूल होता था जी उसमें वर्ष में एक बार कोई बहुत बड़ा धार्मिक या पौराणिक नाट्य मंचन किया जाता था। जी तो उस समय मेरे पिताश्री स्वयं श्री शालिग्राम जी आचार्य, जो स्वयं अच्छे नाटककार थे, अरे वाह। अभिनेता थे, उन्होंने अपने निर्देशन में एक नाटक किया था और वो जयद्रथ, अध्यापक भी थे। अध्यापक थे। अच्छा तो उन्होंने नाटक किया जयद्रथ वध। जी तो उसमें उन्होंने भी मुझे नाटक करने का अवसर दिया और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें मैंने श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी। अच्छा हाँ, जो आज भी मेरे मन मस्तिष्क में वो नाट्य मंचन और उस तरह की परिस्थितियाँ मेरे दिमाग में उस समय से छाई हुई थी। जी तो मैंने भी कहीं कहीं विचार किया था कि अपन भी अगर ऐसा कुछ अवसर आया जीवन में तो अपन भी ऐसे ही नाटकों और गीतों के माध्यम से कुछ समाज को देने का प्रयास करेंगे। और होता भी यही है कि हम जब किसी काम को कर रहे होते हैं, जब उसकी शुरुआत होती है, वो पहला एक्सपीरियंस हर किसी को याद रहता है। और आप जब कॉलेज में आए, तकरीबन 20 वर्ष की अवस्था थी आपकी, जी। जब आपने खुद पहला नाटक लिखा और उसमें अभिनय भी किया, एक्ट भी किया, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल अनामिका जी, आपने अच्छी बात बताई कि मैं नाटक तो करता था और लोगों के ध्यान में भी था। तो कुछ हमारे सहपाठी इकट्ठे हुए जी कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि अपन कॉलेज में एक नाट्य मंचन करते हैं। तो उन्होंने इसका जिम्मा मुझे ही दिया। तो एक छोटा सा विषय उठाया था हमने, दहेज का। उस समय ये विषय बहुत ज़्यादा चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉलेज के भाई बहनों के मध्य एक संदेश ले जाने के लिए मैंने एक हाय रे हाय करके एक झलकी लिखी थी, जिसका हमने कॉलेज मंचन पर पहली बार हमने उस मंच पर मंचन किया। अच्छा, तो सराहना प्राप्त तो हुई। बहुत सराहना प्राप्त हुई और फिर वहाँ से धीरे धीरे मेरा उत्साह बढ़ता गया और हौसला भी बढ़ता गया। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब ये इस तरह के काम करके, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब समाज खुश होता है तो हमें भी प्रसन्नता होती है कि हमने जो किया वो सार्थक रहा। मतलब आपने जो पहला नाटक किया वो भी सामाजिक कुरीति पर प्रहार करते हुए था, और दहेज की जो प्रथा बड़ी प्रचलित हुआ करती थी कुछ दशक पहले तक, उसके बारे में आपने लिखा। जहाँ तक मुझे पता है सतीश जी, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है जी। तो कहाँ कॉमर्स, कहाँ लिखना पढ़ना, मतलब ये तो आर्ट फील्ड की बात हो जाती है, थोड़ा विरोधाभास है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है। तो ये कैसे हुआ? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं वाणिज्य का विद्यार्थी था, लेकिन हमारे पड़ोस में एक कवि हरीश आचार्य रहते थे जी। वो अक्सर गांव में हम जैसे बच्चों को इकट्ठा करते थे। उस समय तो हमें वो दूसरे कवियों की कविताएं देते थे कि तुम ये बोलोगे, तुम ये बोलोगे, तुम ये। पर धीरे धीरे उनको देखकर, उनकी प्रस्तुतियों को देखकर, उनके प्रशिक्षण को देखकर हम में भी ये उत्साह हुआ कि नहीं, हमें भी, हम सब उनको मामा जी कह के बुलाते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा गाँव कि के हम मामा जी की तरह का। और जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़ा हुआ मैं जी, तो मेरे जीवन में उपेंद्र अणु करके एक राजस्थानी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं ऋषभ देव के, उनका प्रभाव मुझ पर बहुत पड़ा। तो फिर हमने सोचा कि हिंदी के साथ साथ क्यों ना अपनी लोक भाषा में कुछ लिखा जाए, कुछ किया जाए, क्योंकि लोक भाषा का प्रभाव लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोक भाषा में आपने नाटक भी लिखे हैं और कविताएं भी आप कह रहे हैं। जी। जो दर्शक जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, आपको बता देते हैं कि आप धरती धुरारी में आज मुखातिब हैं हमारे ख़ास मेहमान से, जिनका नाम है सतीश आचार्य जी, और आप राजस्थान के जाने माने साहित्यकार और रंगकर्मी हैं। आप कविताएं कहते हैं हिंदी में भी, राजस्थानी में भी, और आप नाटकों का लेखन करते हैं, उसमें अभिनय भी करते हैं और निर्देशन भी करते हैं। बिल्कुल मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं। और राजस्थानी भाषा की जब आपने बात की सतीश जी, तो मेरा तो दिल चाह रहा है कि राजस्थानी भाषा का कोई गीत, कोई कविता जो है उसकी एक वानगी हो जाए। देखिए अनामिका जी, मैं वानगी तो ये देना चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा सबसे बड़ी समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों में कि आज भी हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं जी। तो अक्सर जब गांव में जाना होता है और उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि क्या, तो मैंने एक 4 पंक्तियां बड़ी लिखी थी जी कि धरानुधान किम खूट्यो हरा किम हुकी है। मतलब पृथ्वी का उत्पादन कम हो गया और जो हमारा सीजन है वो सूखा सूखा क्यों है। जी जी। और मानवी ने में पूछ्यो नस्ल किम भूखी है। वाह वाह। कि हमारी ये जो नस्ल आ रही है वो भूखे भूखे लग रहे हैं, न स्वास्थ्य से, न मन से, न शरीर से, क्यों मजबूत नहीं है। तब मेरे मन में आया कि इसका मूल कारण क्या हो सकता है। तब मैंने कहा कि जार तक जल जमी जंगल जनावर जार वो गाने, तो हम जो मौत नेड़ी है जिंदगी टोकी है। कि जब तक जल जमीन जंगल जानवर को नहीं सहेजेंगे
तब समझ लीजिए कि हमारी मृत्यु बहुत निकट है और जीवन बहुत थोड़ा है। क्या बात है, बेहद खूबसूरत संदेश इसमें छुपा हुआ है। कहें तो ऐसा देखा जाए तो सीधी सीधी बात इसमें पर्यावरण संरक्षण की जी, जी। आपने की है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो जब आप बड़े हो रहे थे उन दिनों ऐसी कौन कौन सी बुराइयां या कुरीतियां आपको नज़र आ रही थीं जिसने आपके मन को उद्वेलित किया और आपको प्रेरित किया कि मुझे कलम उठाना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, नाटक लिखने चाहिए, कविताएं लिखनी चाहिए? अनामिका जी बहुत अच्छी बात करी कि जब से होश संभाला नहीं, समझदार हुए और समाज को देखने का प्रयास किया, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर मेरे मन में बहुत जद्दोजहद थी जी। कि कुछ न कुछ बेटी के संरक्षण के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए। और समाज में जब देखा तो मजदूर वर्ग ज़्यादा था जी। और जब मजदूर वर्ग ज़्यादा था तो उनकी सुबह शाम बहुत दूर रहती थी। उनकी सुबह अलग, शाम अलग, रात अलग, दिन अलग। तो मैंने उनके जीवन से प्रेरित होकर एक नाटक लिखा था, रातर दाड़ो। रातर दाड़ो, रात और दिन। हाँ, मतलब यही था कि उनके जीवन में जो ये रात है उसका दिन कब उगेगा, उनके जीवन का स्वर्णिम सूरज कब आएगा। हम कहते तो हैं कि स्वर्णिम सूरज का उदय हो गया है, लेकिन उनके जीवन में कब होगा। तो एक नुक्कड़ नाटक था जिसके सैकड़ों मंचन हुए, रातर दाड़ो। तो उस रातर दाड़ो के माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया था कि सारी सुविधाएं हमारे आसपास हैं, हमें केवल उनको पहचानना है, और जो परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती। तो मूल रूप से जो शोषक और शोषित वर्ग का जो हम देखते आए हैं समाज में, उसी को निरूपित करके और ग्रामीणों में एक भावना जगाने का प्रयास किया था इस नाटक के माध्यम से। क्या बात है। आपका एक और नाटक है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसका नाम है कारी। कारी भाई, उसी संकलन में से एक नाटक था कारी। कारी एक ऐसी महिला है, बालिका बिल्कुल, जिसने अपने गुरु के लिए, उस जमाने की बात कर रहे हैं, आज़ादी से पहले की बात, और ये सच्ची घटना, सत्य घटना है, डूंगरपुर जिले की रास्तापाल की, जहां प्रजामंडल की विद्यालय चलते थे। उन विद्यालयों को बंद करने के लिए अंग्रेजों का बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उन विद्यालयों में लोगों को राज के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। तो उन्होंने स्कूल को बंद करने के लिए वहाँ सैनिक भेजे। तो उन्होंने, गुरुजी थे उनके नाना भाई, उनको जीप से बांध के घसीट के ले जा रहे थे। लेकिन उसी समय वो काली, जिसको हम वागड़ी में कारी बोलते हैं, राजस्थानी लोकल भाषा, तो वो काली बाई अपनी माता के साथ घास लेके आ रही थी। जब उसने देखा कि मेरे गुरु को, अच्छा, काली बाई छात्रा थी उस समय? हाँ, छात्रा थी, उनके विद्यालय में पढ़ने जाती थी। अच्छा। और विद्यालय में गुरुजी ने कहा था, वो विद्यालय में कई बार कहती भी थी कि गुरुजी मैं मुक्त कराऊंगी इस देश को अंग्रेजों से। तो वो भाव उसके मन में भरे हुए थे। तो उसने देखा गुरुजी को घसीट के ले जा रहे हैं, सारा गांव मुख दर्शक बन के देख रहा है। तो उन्होंने उससे, सैनिकों से वार्तालाप किया कि आप मेरे गुरु को कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो कह रहे, छोरी हट जा, हम नहीं छोड़ेंगे तेरे गुरु को। तो वो कह, कैसे नहीं छोड़ोगे। उसने अपने माँ के हाथ से कमर में जो हंसिया बंधा हुआ था, जो घास ले, हंसिया निकाला और फट से उस जीप की रस्सी काट दी। जैसे ही रस्सी काटी तो वो सैनिक गुस्से हुए, उसको गोली मार दी, वो वहीं शहीद हो गई। ओके। तो वीर कालीबाई शहीद के नाम, मतलब शहीद के नाम से डूंगरपुर जिले में एक पैनोरमा भी बना हुआ है, और वहाँ बच्चे बच्चे के मन में कालीबाई के प्रति बहुत श्रद्धा है। और उस जमाने में बालिका शिक्षा के प्रति इतना बड़ा बलिदान कर गई कालीबाई। तो उस पर हमने एक नाटक लिखा, और उस नाटक को जब गांव गांव, ढाणी ढाणी हम खेलने जाते थे, तो बच्चे छोटे मोटे और बच्चियों के मन में ये भाव होते थे कि नहीं, हम भी कालीबाई की तरह बनेंगे। क्या बात है, बेहतरीन नुक्कड़ नाटक ये रहा आपका कारीबाई वाला। जी, जी। और आपने उसके बाद भी एक के बाद एक कई नाटकों का मंचन भी किया, लेखन भी किया। देखिए तो नाटकों की जो सरिता थी वो बह निकली थी। कुछ खास नाटक हैं जिनको आप यहाँ आज जिनका जिक्र करना चाहें? बिल्कुल। एक नाटक हमने लिखा, उन्नत गांव का सपना। जी। वहाँ पलायन बहुत होता था। हमने बताया था कि वहाँ 4 महीने जब बारिश के होते थे, तब लोग 4 से 8 महीने खेती करते। बांसवाड़ा, जहाँ जनजाति बहुल क्षेत्र है। जी जी। और वो लोग हमेशा पलायन के लिए बाहर जाते थे, रोजगार की तलाश, रोजगार के लिए, क्योंकि करेंगे क्या फिर घर पे। तो आसपास के बड़े शहरों में काम के लिए जाते थे। लेकिन वहाँ जाने पर हमने देखा कि वहाँ उनके परिवारों के साथ भी बहुत शोषण होता है, कई प्रकार के शोषण होते हैं। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं,
वो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, शरीर से, कई प्रकार से वो पिछड़ जाते थे और कई इस तरह के समाचार भी आते, घटना भी आती थी। तब हमने इस नाटक को लिखा कि उन्नत गांव का सपना। उसमें हमने ये बताया कि जल जल जंगल जमीन जानवर और ये जीवन अपना, जी, इनको उन्नत करके देखें सुखी गांव का सपना। वाह। क्योंकि जल जल जंगल जमीन, जमीन के साथ जानवर और जानवर के साथ स्वयं हमारा जीवन, अगर ये उन्नत हो गया, जी, इनको हमने सुधार लिया, संरक्षित संवर्धित कर दिया, तब जाके हम उन्नत गांव के सपने। और ये हमारा नाटक बहुत सफल रहा। हमने गांव गांव ढाणी ढाणी इस नाटक को किया और इसके माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ भी ज़मीन है, पानी है, सब कुछ है, हम सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। वही वाली बात जो आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कही थी कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। क्या बात है। अगर आप सोच लेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आपने जो सोचा है, जो आपने संकल्प लिया, जो सपना देखा, पिछले 30 वर्षों से आप उस सपने को बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं, मूर्त रूप दे रहे हैं। साक्षरता अभियान के साथ भी आप जुड़े सतीश जी, और उनके लिए भी कुछ नाटकों का मंचन किया, लेखन किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। साक्षरता अभियान में हम जब जुड़े तो संपूर्ण साक्षरता अभियान चला वहाँ, तो एक नाटक लिखा था हमने, थावरी। वही मैंने कहा ना, मेरा बाल मन से ही मेरे को महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति बहुत मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर बता दीजिए। तो वहाँ भी मैंने थावरी के माध्यम से, थावरी एक नाटक की नायिका है जी, और वहाँ भी ये प्रयास किया कि थावरी साली भणवा, मतलब थावरी पढ़ने चली। अच्छा। ये नाटक लिखा हमने। रेडियो, हमने नुक्कड़ नाटकों में मंचन तो किए जी, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो बांसवाड़ा से भी इसका हमने रिकॉर्डिंग किया। और अब मैं बताते हुए बहुत मुझे हर्ष होता है कि उसके सैकड़ों बार प्रसारण हुआ है और आज भी कभी कभी वो नाटक बजता है। तो मुझे प्रसन्नता होती है कि उस नाटक में जो जिस बच्ची ने नाटक में भाग लिया था कि आई मैं बनवा जाऊं, अच्छा, वो बच्ची आज बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत बड़ी अधिकारी बन गई है। अरे वाह, अरे वाह। तो मुझे क्या कई बात बार है। प्रसन्नता होती है। और साक्षरता अभियान में लगभग हमने 1000 से 1500 कलाकारों को प्रशिक्षित किया, जी, क्योंकि अकेला एक ग्रुप या एक व्यक्ति तो सब जगह पहुंच नहीं सकता था। तो हमने हर बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति वाइज हमने कला जत्थों को तैयार किया। वॉलंटियर्स तैयार हुए, जहां उनको नाटक सिखाए गए, गीत सिखाए गए और उनके माध्यम से ये कोशिश की गई कि गांव गांव, ढाणी ढाणी साक्षरता की अलग जगह। साक्षरता के साथ साथ फिर स्वच्छता अभियान भी आया। कई ऐसे अभियान आए जिनसे जल स्वावलंबन अभियान के लिए भी आपने काम किया। स्वयं सहायता समूह की बात आई। तो हर जगह प्रयास ये किया कि अक्सर हमने कई बार पढ़ा था कि जो बात कहकर या लिखकर नहीं समझाई जा सकती या बोलकर नहीं बताई जा सकती, वो गाकर या अभिनय करके बहुत अच्छे से लोगों में समझाई जा सकती। बिल्कुल, वो तो इसीलिए मैंने हिट करती है। हाँ, इसीलिए मैंने नाटक को इसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम चुना। और चूंकि गीत लिखता था तो नाटकों में गीत तो आते ही आ ही जाते थे। तो गीतों की बात चली है, कविताओं की बात चली है सर, तो कुछ हो जाए। अरे तो हिंदी कविताएं पहले बिल्कुल मैं एक सुनना हिंदी का चाहेंगे गीत हम सुनाना आपसे। चाहता हूँ जी, बाबा तुलसीदास ने बरसों पहले कहा था कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी ये जीवन है वो पूरा विश्व है वो कर्म प्रधान है कि जैसा कर्म करेंगे। और वही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म ने, तो उस पर मैंने एक छोटा सा एक कविता लिखने का प्रयास किया कि हम अपने अपने महाभारत को ढोते हैं, हम अपने अपने महाभारत को ढोते हैं, फिर क्यों अपने अपने कर्मों पर हम रोते हैं। क्या बात है। मतलब कुल मिला के हमने जो किया है वही तो हमें पाना है कि जीवन है हर हाल में इसको जीना है और हंसते हंसते इन जख्मों को सीना है। वाह वाह। और सबसे बड़ी त्रासदी अनामिका जी इस युग की है कि निर्माणों के युग में भी हम सोते हैं। जहाँ सृजन की बात है, जहाँ क्रिएशन की बात है, इसमें भी हम बिल्कुल हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं। फिर क्यों अपने अपने कर्मों पर हम रोते हैं। वाह। और वर्तमान समाज की जो परिस्थिति है इसको प्रतीक में बात करने का प्रयास किया है कि कुकर्मी दुशासन फिर से जागे हैं और मर्यादा के भीष्म सभा से भागे हैं। जी। इसके पीछे मल्टी डायमेंशनल बात करिए कि जब से परिवारों में बुजुर्गों की उपस्थिति शून्य होती जा रही, परिवार कहाँ जा रहे हैं हम सब देख रहे हैं। तब कहा है कि कुकर्मी दुशासन फिर से जागे हैं, मर्यादा के भीष्म सभा से भागे हैं। तभी सुयोधन, आपको मालूम होगा, सबको मालूम कि दुर्योधन का एक नाम सुयोधन भी था। बिल्कुल, कर्मों की वजह से दुर्योधन, तभी सुयोधन दुर्योधन भी होते हैं। जी। फिर क्यों अपने अपने कर्मों। और सबसे बड़ी बात इस समय की बता रहा हूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, आज करें हम किसकी पूजा, आज करें हम किसकी पूजा, किसकी करें इबादत। नफरत और हिंसा सहने की
हो गई सबकी आदत। वाह वाह। तो ऐसे दौर में हंसते हंसते रोते हैं, हम हंस रहे हैं, खुश हैं, न जाने किस पल कौन सा ऐसा समाचार दुख भरा आ जाए। तब कहना चाहता हूं कि ऐसे पल में हंसते हंसते रोते हैं, निर्माणों के युग में भी हम सोते हैं, फिर क्यों अपने अपने कर्मों पर हम रोते हैं। बेहतरीन सतीश जी, मुझे लगता है ये कविता जो है प्रासंगिक होने के साथ साथ सर्वकालिक कविता के तौर पर भी जानी जाएगी कि क्यों हम अपने अपने कर्मों को रोते हैं। अच्छा, कन्या भ्रूण हत्या की अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति जी। एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में बचपन से ही रहा है। कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फीटिसाइड, एक और एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जो पिछले कई दशकों में देखने में भी आई है। आजकल भी हम कहीं ना कहीं छोटे मोटे उसके एग्जाम्पल्स हम सुन लेते हैं, अखबारों में पढ़ लेते हैं। तो इस कुरीति के ऊपर भी आपने बेहतरीन काम किया है, नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, नाटक भी किए हैं। एक स्पेशली आपका नाटक भी है जो मुझे, मैं नाम शायद भूल रही हूँ, मुझे कुछ कहना है, उसके बारे में सर बताएं। अब इसमें कई बार क्या होता है कि मैंने इस विषय पर कई नाटक देखे, पढ़े। अक्सर क्या होता है कि उसमें वो माँ की बिल्कुल लाचारी बताई जाती है जी। लेकिन मैंने इसमें एक नया दृष्टि दी है। मैंने उस कन्या भ्रूण को जो गर्भ में पल रहा है उसका दादी से संवाद करवाया। मुझे कुछ कहना है। वो भ्रूण दादी से संवाद करता है जी, करती है, करती है जी। कन्या भ्रूण, बिल्कुल कन्या भ्रूण दादी से बात करती है, और वो जैसे मतलब जब इसका मंचन होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और दादी वो जब भ्रूण बोलती है 2-3 बार की दादी दादी, तो दादी अचानक चौंक के उठ जाती है, और फिर उनका जो वार्तालाप चलता है तो दादी मानती नहीं है, वो अपनी अपनी तरफ से बातें करती है। वो कन्या भ्रूण सब प्रकार से उनको आश्वस्त करने का प्रयास करता है, लेकिन आखिरी में एक जगह वो जब दादी को कहती है कि दादी जरा सोचो, अगर आपकी माँ ने भी अगर आपकी तरह सोचा होता तो आप यहाँ होती। बस उस बात पर दादी थोड़ी पिघल जाती है और फिर कहती है कि आओ बेटी आओ, आओ बेटी आओ। तो इसमें जब कन्या भ्रूण है वो अपनी माँ से संवाद करती है। उसको मैंने एक गीत का एक छोटा सा बंद लिखा, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ना चाहूँगा। वो राजस्थानी में है, और वो क्या कहती है, तो वो भ्रूण अपनी माँ से कहती है, जगत में मैं भी आँखें खोलूं, जीव जगत री मैं दुखियारी, थाने किण विध बोलूं, जगत में मैं भी आँखें खोलूं, जब मैं थारी कोख में आई, बजी बधाई बटी मिठाई, फिर क्यों थारे मन में आई। अब देखिए एक दूसरी प्रयोग करने का प्रयास किया। वो कहती है कि फिर क्यों थारे मन में आई, बिना ब्याव मारी करो रे विदाई, जीव जगत री ऊ दुखियारी, थाने किण विध बोलूं, जगत में मैं भी आँखें खोलूं। सतीश जी, बेहद मार्मिक है ये पंक्तियाँ और बेहद खूबसूरत है ये गीत, बिल्कुल इमोशनल कर देने वाला। आई एम श्योर जब दर्शक इसे मंच पे देखते होंगे तो बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो जाते होंगे। और ख़ास तौर से वो जो पंक्तियाँ आपने इसमें लिखी हैं कि बिना ब्याह मेरी करो विदाई, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है सर। तो आप सामाजिक कुरीतियों पर लिखते रहे हैं सतीश जी, और एक शॉर्ट फिल्म है जिसका हम स्पेशली जिक्र करना चाहेंगे। पॉक्सो एक्ट के तहत चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो होता है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आपने एक लघु फिल्म भी बनाई है। हम चाहते हैं उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। एक्चुअली क्या है मैडम, एक्चुअली अनामिका जी मैं ये बताना चाह रहा था आपसे कि हमारा जनजाति बहुल क्षेत्र है और वहाँ इस एक्ट के बारे में बहुत जानकारी लोगों को नहीं है। कई बार लोग शिकार हो जाते हैं, कई बार क्या होता है कैसी स्थितियाँ होती है, तो हमको खास करके युवकों में
जन जागृति फैलाने के लिए वहाँ के पुलिस प्रशासन ने मिलकर हमसे बात की कि हम इस तरह का कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे युवकों में जागृति आए। जी। तो वहाँ रोहित के नाम से हमने एक पात्र को गढ़ा और रोहित के सपने के माध्यम से हमने इस चीज़ को बताने का प्रयास किया है कि जिसमें रोहित कहता है कि मैंने अपने माँ बाप को जिंदा मार दिया। अच्छा। वो अपील करता है लोगों से, उनके मित्रों से अपील करके कहता है कि जो मुझसे गलती हो गई वो आप कुछ गलती करना। देखो मैं बात बताना चाहता हूँ कि पॉक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें अगर किसी नाबालिग बालिका के साथ किसी भी तरह का एब्यूजमेंट या हैरेसमेंट होता है तो उसमें सीधी सीधी 20 साल की सजा होती है। जी। उसमें यहाँ तक माना गया कि अगर दोनों की रजाबंदी से भी कुछ हुआ है तो भी ये इसमें क्षम्य नहीं है। ये सबसे बड़ी इस एक्ट की मतलब ताकत है और उसी ताकत को हम युवकों को बताना चाहते हैं कि जो उम्र हमारी पढ़ने की, लिखने की, निर्माण की है जीवन की, उस उम्र में हम कोई ऐसा काम नहीं करें। और इसमें सजा भी 20 वर्ष की है। जी। तो हमने प्रयास किया और ये प्रयास हमारा इतना सफल रहा कि वहाँ काफ़ी जगह जगह इस फिल्म के शोज़ किए गए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताया गया। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जो मेरा एक ध्येय था सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने का, उसमें मेरे को एक काम करने का और अवसर दिया पुलिस प्रशासन राजस्थान ने। बेहतरीन सर। अच्छा, जब हम थिएटर की बात करते हैं सतीश जी, तो आमतौर पर एक जनरल ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताती हूँ, हम आमतौर पर देखते हैं कि लोग थिएटर को करियर के तौर पर लेते हैं, पैशन के तौर पर लेते हैं, लेकिन आपने इसको सामाजिक बुराइयों को मिटाने के माध्यम के तौर पर देखा, जन चेतना फैलाने के माध्यम के तौर पर देखा, ये कैसे हुआ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वैसे देखा जाए तो हमारा जो क्षेत्र है वो दक्षिणांचल में सुदूर और जनजाति बहुल क्षेत्र है। वहाँ कोई ऐसी रंगकर्म की विशेष कोई धारा नहीं चलती, लेकिन जो विद्यालय जीवन से, महाविद्यालय जीवन से जो हमें संस्कार मिले, फिर मैं जब गांव से बांसवाड़ा आया पढ़ने के लिए जी, तो वहाँ हमारे एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं जो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, जगन्नाथ जी तेली। उनसे जब मैं मिला तो हम सब ने मिलकर ये एक डिसाइड किया कि यहाँ इस तरह का कोई रंगकर्म तो है नहीं और रंगकर्म को हम अपने रोज़गार से भी नहीं जोड़ सकते हैं, तो क्यों ना हम इस तरह की जो समाज को जो ज़रूरत है उसके हम छोटे छोटे नाटक लिखें, उनका मंचन करें। उनका अगर मंचन अगर हेडक्वार्टर पे होता तो ठीक है, नहीं तो छोटे छोटे गाँव में जाकर भी हम इसका मंचन करते थे। तो हमें लगा कि हम जो कर रहे हैं वो कमाने से ज़्यादा जनता की जो सेटिस्फेक्शन है और जो लोग जो इससे समझ रहे हैं और लोगों की जो रिएक्शंस हमको आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार तो इस तरह के घटनाएं भी हमारे उसमें आई कि एक जगह हम शराब बंदी पे नाटक कर रहे थे जी, तो नुक्कड़ नाटक चल रहा था, सारे कलाकार नाटक कर रहे थे, उसमें से अचानक से एक भाई लड़ने को आ गया। अच्छा, कि आप हमारे औरतों को बिगाड़ने के लिए आए हो यहाँ, हमारे विरुद्ध भड़का रहे हो आप यहाँ। मैंने कहा दादा हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम तो केवल बातचीत कर रहे हैं हमारे शरीर की, स्वास्थ्य की, यूँ करके हमने इसको बात बताया हमने। तो कई बार इस तरह की तो वो समझते हैं क्योंकि शुरू से हमारा मन था कि महिलाओं को आगे करना है। तो ऐसी घटनाएं आती हैं और हमें प्रसन्न आता है। और कई जगह में बहुत महिला भी आती हैं, बहुत बड़ी उम्र की महिला भी आती हैं कि बेटा तुमने ये बहुत अच्छी बात करी। तो जब इस तरह के कोई हमारे सर पे हाथ फेरता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या, तो उस समय हमें बहुत अनुभूति होती है कि नहीं। तो हम कई बार जगन्नाथ भाई और बैठ के चर्चा भी करते हैं कि मैं उनको दादा बोलता हूँ जी, वो मेरे को सतीश बोलते हैं। मैंने कहा दादा आज तो अच्छा रहा, इतना रिस्पॉन्स आया, यहाँ गए, अब कल कहाँ चलना है। तो ये जो पूरी हमारी टीम है उसके गुरु के रूप में हमारे जगन्नाथ भाई हैं और हमने कभी भी इस चीज़ को कमाने का जरिया नहीं बनाया जी, अगर क्योंकि हम इसको भी सेवा की तरह देखते थे कि अगर सेवा करने के कई तरीके, व्यक्ति अपने अपने तरीके से सेवा करता है, तो हमने सोचा कि नहीं, हम जनता तक जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। बेहतरीन सतीश जी। तो ये तो टीम वर्क की बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप पूरी टीम को इसका क्रेडिट दे रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं इन बेहतरीन नाटकों के मंचन के लिए। अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं कि आप किन नाटककारों को पसंद करते हैं या कौन से कवि हैं जिन्होंने हमेशा आपको इंस्पायर किया है? बचपन में क्या कवि सम्मेलन सुनने जाते थे हम जी, तो हम अक्सर नीरज जी को सुनते थे जी, और संतोष आनंद जी को भी सुनते थे जी, चूँकि नीरज जी और संतोष आनंद जी जिस तरह से मंचों पर पढ़ते थे जी, ऐसा लगता था कि ये जीवन का सत्य उजागर कर रहे हैं, जी, जीवन से सरोकार करवा रहे हैं।
तो प्रारंभ में तो हम उन्हीं से इंस्पायर हुए कि क्यों ना हम भी इनसे ऐसा कुछ लिखना सीखें। तो सबसे बड़ा मेरे जीवन में इन दोनों, मैं कभी बोलूँगा गीतकार तो वो बाद में बने फिल्मों में, लेकिन उनके लिखे फिल्मी गीत आज भी बहुत जन जन की जुबान पर हैं और सर्वकालिक, जैसे आपने कहा सर्वकालिक गीत लिखे हैं जी। बहुत बहुत प्रणाम है दोनों को भी। और आज मुझे प्रसन्नता कि आज इस कार्यक्रम में मैं उन दोनों को याद कर रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता हो रही है। बिल्कुल, तो हम संतोष आनंद जी को और गोपाल दास नीरज जी को यहाँ पे नमन भी ज़रूर बिल्कुल, करते हैं। बहुत नमन। उनका लिखा हुआ हम आज भी पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक में भी पढ़ते बिल्कुल, हैं और बिल्कुल। फिल्मी गाने भी हम इंजॉय करते हैं। बिल्कुल। सतीश जी, राजस्थानी भाषा में भी आप कविताएं लिख रहे हैं, आपने उसकी वानगी भी पेश की। तो जब हम लोकल भाषाओं में लिखते हैं, स्थानीय भाषाओं में लिखते हैं, मैं यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि तब उस समय स्थानीय लोगों से कनेक्ट होने में आपको ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि राजस्थानी भाषा का फ्लेवर ही ऐसा है और लोग ऐसी भाषा जिसको लोग आसानी से समझ सकें। बहुत अच्छी बात की आपने। जब हम कई बार फील्ड में जाते हैं तो यह तो हमको देखकर लोग भागने लगते जी। पर जब उनकी भाषा में बात करके, अरे दादा हटे आओ, कटे जा रहे हम तो तुम्हारा लोग हैं और तुम्हारी बे बात करवा आया। अच्छा। जब वो इतना सुनते हैं तो सीधे सीधे हाँ हुक्म हूँ बात है, क्या है क्या नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, राजस्थानी भाषा में बात करेंगे तो वो समझेगा ये लोग हमारे अपने हैं, हमारे अपने बीच से आए हैं। अन्यथा तो अगर हम गाड़ी लेके जाएं या कैसे भी जाएं तो तुरंत वो शहर वालों से अचानक दूर होते जाते हैं। जी। जब हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बातचीतों से ही बातचीत निकलती है और कई बार वो अपनी व्यथाएं इस तरह व्यक्त करते हैं। मैंने कुछ पंक्तियां लिख दी कि मेरे वहाँ का जो जनजाति भाई है जी, वहाँ का जो बासिंदा है उसके बारे में लिखा कि जिंदगी ना सवाल मोटा है, अच्छा, खावा पीवाना घना टोटा है। मतलब सुबह खा लिया तो शाम की बहुत दूर है। तब मैंने लिखा कि जिंदगी ना सवाल मोटा है, खावा पीवाना घना टोटा है, ने पेट उगाड़ियो तो देखणु। मतलब पेट अगर खोला तो केवल हड्डियां दिख रही है और हाथ में देखो हुकना, सूखी हुई रोटी है, हाथ में देखो हुकना रोटा है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हम समाज में जिन वर्तमान परिस्थितियों जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं जी, तब मैंने कहा था कि जेने देखी ने जीव हरका है, मतलब जिसको देख के हम प्रसन्न होते हैं, ये सिक्का तो हंगरा खोटा है। मतलब वो सिक्के तो सारे ही खोटे हैं जिनको देखकर हम प्रसन्न होते हैं, पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं। तब कहता हूं कि जिंदगी ना, मतलब जिंदगी के सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। जिंदगी ना सवाल मोटा है, खावा पीवाना घना। आदमी जब रोटी से आगे जाएगा तब वो कपड़ा और मकान की सोचेगा। क्या खूबसूरत आपने बात कही है। और क्योंकि राजस्थानी भाषा का जिक्र एक बार फिर से छिड़ा है तो सतीश जी, हम चाह रहे थे, आपके सामने बहुत सारे कागज़ रखे हुए हैं, राजस्थानी भाषा में कोई ख़ास गीत या कविता जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। आजकल क्या है कि कई तरह की हम बात करते हैं, जी तो मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ राजस्थानी में। जी हाड़ी रानी का तो आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल। उस गाथा से हम सब वाकिफ़ हैं, उस वीरांगना से। जी। तो कहते हैं कि जब वो शादी करके आए और प्रणय की प्रथम रात्रि में वो जब मिले होंगे और उसी समय उनको जो पत्र आता है राव को कि भाई आपको जाना है, आपको लड़ने के लिए जाना है और दुश्मन सीमा पर आ चुका है। तो मैंने एक विनम्र प्रयास, हालांकि बहुत ही ये कठिन था, लेकिन मैंने विनम्र प्रयास किया कि 2 बंद का गीत है, मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आखिर क्या रहा होगा, क्या बातचीत हुई होगी हाड़ी रानी और राव रतन सिंह के बीच। जी। नैण सू नैण करें वाता, नैण में बीत गई सब राता। मतलब आंखों आंखों में पूरी रात निकल गई। जी जी। नैण सू नैण करें वाता, नैण में बीत गई सब राता। प्रहर जो बीतण लाग्या, नेहरा खुल गया धागा, बोल अणबोला रे गया, हिबड़ेरा पट बंद वे गया। मतलब कुछ बातचीत नहीं हुई, केवल आंखों आंखों में कि करी करी सैण लजाई जाता, नैण सू नैण करे वाता, नैण में बीत गई सब राता। तो मैंने ये
सोचा, कल्पना करी कि उस दृश्य को किस तरह हम बांध सकते हैं और क्या लोग थे, कैसे थे। तब मैंने लिखा कि आखिर क्या हुआ होगा उस पल। जी। कि रानी साक्षात भवानी, रावरो कोई निशानी, देवगण करें आरती, दिशावा बणी सारथी, देवगण करें आरती, दिशावा बणे सारथी। और सबसे बड़ी बात उनको देखकर कि रति कामदेव भी लजाई जाता, नैन सू नैन करे वाता, वाह, नैन में बीत गई सब राता। क्या बात है। मतलब आंखों आंखों में ही बात हुई आंखों और बात। रात गुजर गई। हाड़ा रानी की बड़ी ही खूबसूरत ये दास्तान है और तमाम राजस्थान के लोग इस गाथा पर गर्व भी करते हैं। सारी दुनिया गर्व करती है कि इस तरह का बलिदान कहीं इतिहास में नजर नहीं आता। अमेजिंग, अमेजिंग। सतीश जी, आप बाल्य कविताओं से भी जुड़े हैं, बाल गीत भी आप लिखते रहे हैं। जी, जी, जी। और साक्षरता अभियान के तहत भी आपने लिखा है और साथ ही शायद पाठ्यक्रमों में भी उसे शामिल किया गया है। अभी आपने देखा नई शिक्षा नीति के तहत एक ये व्यवस्था आई है जी। कि प्राथमिक शिक्षा यानी 5वीं तक हमें बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, उनका ये कहना था कि मातृभाषा में उनको पढ़ाना है। तो पहले भी इस तरह के विचार आए थे और कहीं ऐसे सरकार ने व्यवस्थाएं करी थी कि पाठ्य पुस्तकें जो प्राथमिक शिक्षा की थी उनको मातृभाषा में छोटी छोटी बाल गीतों के रूप में उनको बताया जाए। तो मैंने एक गीत है तो छोटे छोटे लिखे हैं उसमें, पर एक गीत बाल गीत वैसे ही बच्चों के लिए लिखा था मैंने जी। जिसमें मैंने ये प्रयास किया था बच्चा क्या सोचता है और क्या चाहता है। बच्चे का मनोविज्ञान पढ़ने की बच्चा क्या चाहता है। तब मैंने एक छोटा बाल गीत लिखा था कि हमको पढ़ने दो, बढ़ने दो, प्यारे सपनों को गढ़ने दो, हमको पढ़ने दो, बढ़ने दो। आगे क्या कहते हैं, मत रोको हमको हम रुक जाएंगे, मत टोको हमको हम टूट जाएंगे, हमें भी अपनी हद में बढ़ने दो, पढ़ने दो, प्यारे सपनों को गढ़ने दो। आगे बच्चा क्या कहता है कि बादल के संग बिजली नाचे, फूलों के संग तितली नाचे, बादल के संग बिजली नाचे, फूलों के संग तितली नाचे, मस्त पवन संग हमको बहने दो। वो चाहता है कि पवन की तरह हमको बहने दो। वाह वाह। अरे मस्त पवन संग हमको बहने दो, बहने दो, प्यारे सपनों को गढ़ने दो, हमको पढ़ने दो, बढ़ने दो। क्या कमाल का गीत है, बहुत ही खूबसूरत है। और बच्चे किताब में जब इसे पढ़ेंगे तो उन्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो अपने मन की बात जो है उसी को पढ़ रहे हैं। सतीश जी, आकाशवाणी का जिक्र करना भी बनता है। आप आकाशवाणी से अप्रूव्ड आर्टिस्ट हैं और कई रेडियो ड्रामाज का आपने लेखन भी किया है और उसमें अभिनय भी किया है। कुछ जिक्र तो बनता है सर। वो जिक्र वो थावरी साली भणवा का कर रहा हूँ मैं कि वो हमने जब साक्षरता थी उसके लिए हमने लिखा और उसके बाद मैंने कई गीत, नाटक और रूपक लिखे जो जन जागरण के काम आए। जी। वहाँ के जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, बड़े बड़े ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहरें हैं, उन धरोहर पर आलेख लिख लिख के और उनके हमने रूपक, काफ़ी रूपक बनाए। और विशेषकर वहाँ का एक खेती गृहस्थी कार्यक्रम होता था जी, उसका मैं किरदार हुआ करता था। तो खेती गृहस्थी कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई छोटे छोटे संदेशों के माध्यम से, चाहे वो टीकाकरण का संदेश है, बच्चों के पोषण का संदेश है, ऐसी बातें जो सीधी सीधी, वही आपने कहा लोक भाषा की बात आती। तो आकाशवाणी बांसवाड़ा से भी मैंने कई नाटकों का लेखन और निर्माण किया और उसमें अभिनय भाषाएं भी। क्या कमाल की बात है सर। आपके नाटक संग्रह का भी हम उसका भी जिक्र करना चाहेंगे, राजा दरबारी। दरबारी तो ये किस बारे में है, क्या क्या है इसकी पृष्ठभूमि? अनामिका जी, इसमें ऐसा है कि ये संग्रह भी, बस इसमें इसके विषय भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। इसमें 4 नाटक हैं। अच्छा। जिसका शीर्षक नाटक है राजा दरबारी जी। तो मेरा अपना मानना, मैंने कहीं देखा, ये सत्य घटना पर नाम नहीं लूंगा मैं उसका, कि अगर किसी राज्य का राजा कितना भी दयालु है, प्रजापालक है, भक्त वत्सल है, लेकिन उसके दरबारी अगर दुष्ट हैं जी,
तो वो राज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो इस नाटक में मैंने आखिरी में यही लिखा है कि जब राजा के अंतिम समय, राजा राज की दशा देख के बहुत दुखी होता है और वो जब मरने लगता है तो यमराज लेने आते हैं तो वो मना करता है कि मैं नहीं आऊँगा, अच्छा, मेरा राज अभी सुरक्षित नहीं है, दुष्टों के हाथों में पड़ा हुआ है। तो यमराज कहते कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम कोई दूसरी बात मांगो। तो वो कहता ठीक है मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे एक पल पहले मेरे इन दुष्ट दरबारियों को उठा लो। बस ये नाटक वहीं खत्म होता है। अच्छा, दूसरा नाटक मैंने लिखा प्रजातंत्र। जी, तो प्रजातंत्र में क्या होता है कि 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और एक चौथा स्तंभ जो सबसे बड़ा है वो है हमारा पत्रकारिता, पत्रकारिता, जी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया सारे। पर मैंने उसमें प्रिंट मीडिया पे काम किया है जी, कि जब तक ये सही नहीं होगा तब तक। तो मैंने एक उसमें स्वतंत्र करके एक पत्रकार होता है, मैंने उसको एक माध्यम बना के और उसकी सत्यनिष्ठा और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दिखाते हुए मैंने इस नाटक में कुछ कहने का प्रयास किया। तीसरा नाटक जो कारी है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, जी, और इसका चौथा नाटक है खाखरानु पानु, जी, मतलब ढाक का पत्ता। जी, ये भी डूंगरपुर दरबार की एक सत्य घटना पर आधारित है। ऐसा बताया जाता है, मुझे बताया था कि डूंगरपुर दरबार पर्यावरण के प्रति इतने सख्त थे, तो क्या होता है कि जंगल में एक जनजाति का युवक होता है, वो घी से भरा मटका लेके कहीं, वो अक्सर क्या घी, दूध, दही ये बस्ती में बेचने के लिए आते हैं, तो घी का भरा हुआ मटका सर पर लेकर जा रहा था। तो चूंकि वो छलक नहीं जाए इसलिए उसने क्या किया, ढाक का एक पत्ता तोड़ दिया और उसको ढकने के लिए। तो वो गांव का जो मुखिया चौकीदार देख लेता है, तो चौकीदार, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ उसका सार, कि चौकीदार उसको लेकर राजा के दरबार में जाता है और राजा को कहता है कि हुक्म, अगर मुझे जान की माफ़ी हो तो मैं आपको कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। तो राजा को जब मालूम पड़ता है कि इस युवक ने पत्ता तोड़ा तो बहुत आग बबूला होते हैं। तो युवक कहता है कि हुक्म, मने मेरी जान बख्श दो, आप जो भी सजा दोगे मैं तैयार हूँ। तो राजा कहता है ऐसा कर, तो इस पत्ते को वापस लगा देगा। अच्छा, तो वो कहते हैं कि हुक्म, वो अपनी भाषा में कहा हुक्म आओ क्यों थाई सके, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है जी, हाँ तो गजब बात करी आप आनो पासो हरते लागे गए। तो राजा कहता है कि जिसका तुम सृजन नहीं कर सकते उसका विनाश कैसे कर दिया तुमने। तो आखिर में राजा कहता है ऐसा करो कि तुम ये जो मटके भरा हुआ घी है वो उस वृक्ष की जड़ों को पिला के आओ जिसका तुमने पत्ता तोड़ा है। तो दरबारी बिल्कुल अचंभे रह जाते हैं और दरबार से कहते कि दरबार आओ करियो, ये घी तो अपने राज के खजाने में रखवा लेना था, भंडार गृह में, भोजन गृह में। कि राजा कहता नहीं, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, पर अगर आज मैं इसको ये नहीं बताता तो उसको ये मालूम नहीं पड़ता कि एक पत्ते की कीमत क्या है। उसको तो इस तरह से पुराने जमाने के हमारे राजा महाराजा ऋषि मुनि थे, वो भी इस तरह के संदेश दे। तो खाखरानु पानो मैंने इसमें ये लिखा, और इसके नाम से एक मेरी लघु कथा है जी, वो पिछले पाठ्यक्रमों में राजस्थानी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 11वीं के पाठ्यक्रम में भी ये पढ़ाई जाती है। अरे वाह, अरे वाह, क्या खूबसूरत नाटक है और बेहतरीन ये नाटक संग्रह है। आई एम श्योर ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, तो लोग इसे, ऑनलाइन तो नहीं, बहुत पुराना है। अच्छा, बाकी इसका मंचन बार बार आप इसका कर रहे हैं। अच्छा, मांड गायकी से भी आप सर जुड़े हुए हैं। हमने एक ऐसा प्रसंग भी जाना, पढ़ा आपके बारे में, जहां आपने मांड गायकी का प्रदर्शन किया वेस्ट बंगाल जाकर। जी जी जी, एक्चुअली मैंने बताना भूल गया, मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर काम कर रहा था, वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन वहाँ हमारा एक बहुत बड़ा एक अखिल भारतीय संगीत का कार्यक्रम हुआ था जी। तो मुझे प्रसन्नता है कि मुझे राजस्थान क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। तो मैंने वहाँ जाके जो प्रस्तुत किया, और सबसे बड़ी खुशी वही खुशी कि वहाँ कुछ कलकत्ता में अपने राजस्थानी बहुत हैं जी, तो इतने प्रसन्न हुए वो। तो मैंने वहाँ जो गीत प्रस्तुत किया उसकी केवल एक बंद और एक दो लाइन प्रस्तुत करता हूँ। सोनेरी धरती जटे और चांदी रो आसमान, वाह, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान, हे मारो रंग रंगीलो राजस्थान, ओ जिनरा काई काई करा में वखान रे, मारो रंग रंगीलो राजस्थान।
तो सतीश जी, नाटकों के लेखन के साथ साथ आप अभिनय से भी जुड़े हुए हैं। जब मंचन होता है आप अभिनय भी उसमें करते हैं। तो तमाम दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, कुछ युवा साथी भी आपको देख रहे हैं। एक्टिंग की कोई ख़ास टिप्स आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए अनामिका जी, सबसे बड़ी बात मैंने कहीं पढ़ा भी था और महसूस किया, क्योंकि मैं लिखता हूँ, तो नाटक कभी लेखक का नहीं होता है जी, उसको पूरा करता है अभिनेता। बिल्कुल। क्योंकि लेखक ने कुछ लिख दिया, निर्देशक ने कुछ बता दिया, लेकिन होगा तो तभी पूरा जब वो अभिनेता या अभिनेत्री उसको वहाँ पूरा करेगी। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति के मन में एक अभिनेता छिपा हुआ है, बस उसको मुखर करने की आवश्यकता है। और जब मन में भावनाएं उमड़ती हैं, समाज के प्रति संवेदनाएं जब अगर पलती हैं, तो मुझे नहीं लगता व्यक्ति स्वयं एक अभिनेता अपने आप बन जाता है। और हमने वैसे ही पढ़ा कि जिंदगी, हर व्यक्ति अपने हर पल पग पर अभिनय करता है, पर उसको एक सार्थक दिशा में किसी विषय को लेकर किसी लेखक या निर्देशक के निर्देशन में अगर आप मंच पर प्रस्तुत होते हैं, यद्यपि ये काम बड़ा थोड़ा जटिल है क्योंकि समय मांगता है, समय बहुत खर्च होता है इसमें, रिहर्सल वगैरह में, लेकिन जो भी हमारे भाई या बहनें अगर अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है तो दो बातें, एक आपको तो संतुष्टि मिलती है, लेकिन आप जो इस समाज को देते हो वो आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी इस जीवन की सार्थकता। क्या खूबसूरत बात है सतीश जी। बातों बातों में समय कब निकल गया ये भी हमें पता नहीं चला, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा, बहुत सारी बातें जानने का आज उन्हें मौका मिला। तो सतीश जी, आपसे हम इजाज़त लेंगे और आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप शो में आए, इतने बिजी शेड्यूल से भी आप टाइम निकाल करके आए और हमारे साथ आप मुखातिब हुए शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन चलते चलते हम आपसे एक प्यारा सा कोई गीत जो हो आपके पिटारे में, वो ज़रूर सुनने की दरख्वास्त करेंगे। गीत तो नहीं, मैं एक दो छंद सुनाता हूँ कि इस मौका पर, इस जिंदगी पर जी, मैं शायद अगर वो नहीं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कि जंग हो गई आदमी की बस्तियाँ, नाम की अब रह गई हैं हस्तियाँ, और जिनके संग निकले समंदर की तरफ वे डुबाने पर तुले हैं कश्तियाँ। क्या बात है। और अब जब गीत का एक दो पंक्तियाँ सुना देता हूँ। जी। और मेरा जो उद्देश्य है, हमेशा मैं कहीं भी कार्यक्रम करता हूँ तो इसका समापन इसी से करता हूँ। बेटी एक वरदान है, सुन मानव नादान, इसके बिन जीवन तेरा होगा अब शमशान। बंदे तज दे रे सब गोरख धंधे, तज दे रे भजले बेटी को भजले रे। अरे भाई अब तू मान ले, अरे मेरी बहना अब तू जान ले, इस जीवन का सार। घर घर में बेटी रहे और बेटी से संसार। बंदे तज दे रे भजले बेटी को भजले रे। थैंक आज ये समय है समाज के लिए, और मैं भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कार्यक्रम धरती धुरारी और डीडी राजस्थान का, और आपका भी, कि आपने इतने खूबसूरत तरीके से बातों बातों में बातचीत की कि कभी समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। और एक बार पुनः डीडी राजस्थान का बहुत बहुत साधुवाद और आभार। थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ ही दर्शकों, आपसे भी हम इजाज़त लेंगे। आप देख रहे थे धरती धुरारी। आज हमारे साथ शो में रहे राजस्थान के जाने माने साहित्यकार और रंगकर्मी जनाब सतीश आचार्य जी। आज के शो से अनामिका को भी दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए हम सबका चहेता डीडी राजस्थान। नमस्कार।